अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम आईआर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, यूएस की फॉरेन पॉलिसी। हमने फॉरेन पॉलिसी पहले इंडिया की है, फिर रशिया की है, अब हम यूएस की फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर कोल्ड वार देखेंगे, पोस्ट कोल्ड वार इरा देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो पेपर 2 होगा वो भी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा होना है, तो देखते हैं जी। यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको मैंने कुछ फेजेस के अंदर डिवाइड की है। तो सिंस इंडिपेंडेंस जो 1776 के अंदर, आपको पता है कि यूएस ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से। उसके बाद 1776 से 1783 तक इनकी जंग हुई ब्रिटिश के साथ, और इन्होंने इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। 1783 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए जो ब्रिटिश था उसने रिकॉग्नाइज किया यूएस को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद फिर 3 से 4 साल अगले कुछ लगे इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 1799 में 1789 इनके पहले प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि वाशिंगटन थे। उससे ऑनवर्ड हम अब इनकी जो पॉलिसी है वो देखते हैं। जो पहला फेज था वो 1700 मीन के 1799 से लेकर 1812 तक। 1789 से 1812 तक अगर आप देखें तो जो जेफरसन थे, जो इनके तीसरे प्रेसिडेंट थे, उनकी पॉलिसी वो ये चाहते थे कि हम अपने आप को अलाई कर रहे हैं विद फ्रांस। लेकिन जो हैमिल्टन थे वो चाहते थे कि हम यूके के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो वाशिंगटन थे, उनका ये प्लान था कि यूएस को किसी के साथ भी अलायंस नहीं बनाना चाहिए। उसी की ही ये स्टेटमेंट थी कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा था कि अपना जो फेयरवेल एड्रेस था, वाशिंगटन ने कहा था कि यूएस को किसी भी किस्म का कोई अलायंस किसी के साथ नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको ये फॉलो करना रहना चाहिए। उसके बाद जी 1812 के अंदर इनकी वॉर होती है, यूएस प्लस ब्रिटिश। और उसके बाद फिर 1815 के अंदर तकरीबन ये वॉर अगेन ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद बहुत सा एरिया जो था यूएस का ऑलरेडी ब्रिटिश के पास था, वो काफ़ी कुछ जो था वो इनको दोबारा मिल जाता है। फेज टू में अगर आप देखें तो 1824 से लेकर 1914 है, ये एक जो इरा था, ये इरा ऑफ यूनिलेटरल आइसोलेशनिज्म का था। इसके अंदर यूएस ने वही काम किया जो 1990 से लेकर 2000 तक रशिया ने किया, एक हाइबरनेशन कंडीशन में चला गया। उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि आपने सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करना है और अपने आप को एक्सपेंड करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपने आप को एक्सपेंड किया। अगर मैं आपको यूएस का मैप बताऊं तो ये तकरीबन यूएस का ये मैप था जब यूएस स्टार्ट में बना, तो वो सिर्फ इसकी ये कॉलोनीज थी। ठीक है, उसके बाद जब इसकी जंग हुई 1812 के बाद, तो ये भी इसे मिल गया। उसके बाद फिर इन्होंने फ्रांस से कुछ लिया, लुजियाना का जो एरिया था, तो ये फिर इस तरीके से ये बढ़ गया। और सिमिलरली ये सारा जो एरिया था, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने कब्जा करते रहे। तो इस तरीके से ये बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो जो इनकी स्टार्टिंग के अंदर 13 कॉलोनीज थी, वो सिर्फ ये एरिया था। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने ये जो एक्सपेंशन की, तो ये इंक्रीज होता गया अपने वेस्ट साइड पे। फर्दर हम देखते हैं तो फेज थ्री, ये जो फेज था ये इंटरवेंशनिस्ट फेज था। 1914 के अंदर अगर आप देखें तो यूएस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एंटर हुआ, क्योंकि उसने सेव करना था उन पावर्स को जो यूके था, फ्रांस था, उनको जर्मनी से। तो क्यों वो जर्मनी को, जो यूके और फ्रांस था उनको वो अपने वेपन्स दे रहा था। उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था अगर वो जंग हार जाते तो। इसने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा उनको वेपनरी देने की, और उसके बाद ये खुद भी मिलिटरीली इन्वॉल्व हो गया था इस जंग के अंदर। और अल्टीमेटली जो अलाइड पावर्स थी, जिनके अंदर यूएस, ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, ये जीत गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रियन हंगरी और इटली और जर्मनी के, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के। उसके बाद जी फिर वर्ल्ड वार टू होती है। उसके अंदर भी यूएस ने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया जब 1941 के ऑनवर्ड ये इंटर हो गया था, और 1945 तक ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। 1945 से ऑनवर्ड यूएस और
जो सोवियत यूनियन था या यूएसएसआर जो था, इनकी आपस में टसल स्टार्ट हुई और ये जंग स्टार्ट हुई कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की। तो इसके अंदर फिर जो यूएस था वो एक मेजर एज ए लीडर इमर्ज हुआ, क्योंकि 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत फ्लॉप हो चुकी थी, जंगें हुई तो इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर गई। तो जब 1945 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसका रिजल्ट आया, उसको देखा गया, तो दो पावर्स थी जो बाकी बच गई थी, एक यूएसए और जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी, दूसरी साइड पे यूएसएसआर जिसको मिलिटरीली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन इट वाज स्टिल अ सुपर पावर। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं जो इसका फेज फोर इरा है वो वही कोल्ड वार का इरा था, जिसके अंदर रशिया को एक एवल एम्पायर कंसीडर किया गया। ठीक है, फेज फाइव अगर हम देखें तो 1990 से ऑनवर्ड 2000 का था, जो कि पोस्ट कोल्ड वार इरा कहते हैं, जिसके अंदर मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट वजूद में लाए गए। ठीक है, इसमें ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो था प्रमोट किया गया कि इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया। जिस तरीके से इन्होंने अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, अपनी इनकी जो मार्केट्स थी, इनकी जो एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इमर्ज होती गई और वो मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर उन्होंने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कायम कर लिया। उसके बाद अगर हम फेज सिक्स देखें तो 2000 से ऑनवर्ड 9/11 का इंसिडेंट हो जाता है और इरा ऑफ टेरर, जिसके अंदर वार ऑन टेरर की बात होती है, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया, सीरिया, शाम और ये जितने भी एरियाज थे इनके अंदर इनकी इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाती है। जो सातवां इरा है वो ओबामा का एरिया बन जाता है, ओबामा आते हैं। ये पहले वाला जो इरा था वार ऑन टेरर वाला, उसके अंदर बुश थे, तो बुश ने इराक के अंदर हमला किया, ईरान के अंदर आया वो, सॉरी ईरान के साथ उसने अपने रिलेशन ख़राब किए, अफगानिस्तान के अंदर आया, जो कि फिर बाद के में ट्रंप और बाइडन इन्होंने यूएस को यहाँ से निकाला है। ओबामा के एरिया के अगर हम देखें तो उसके अंदर अलायंस बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा की गई। इनकी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स रशिया 2014 के अंदर जो रशिया ने एनेक्स किया क्रीमिया को, लेकिन स्टिल जो ओबामा था उसने रेजिस्टेंस उस तरीके से शो ना की जिस तरीके से अभी बाइडन कर रहा है। उसके बाद जी रिवाइवल ऑफ आइसोलेशनिज्म, जिसमें जेसीपीओए ये चाहता था जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की गई। उसके बाद ये अफगानिस्तान से विड्रॉ करने की कोशिशें ओबामा के इरा में की गई। डिप्लोमेटिक हॉटस्पॉट्स जो थे वो ज़्यादातर आसियान के साथ इनकी कोशिश थी, जो इंडो पैसिफिक थिएटर था वहाँ पर इनकी इंगेजमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गई। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के ऊपर बात हो रही थी और बहुत सा इस तरीके से पेरिस अकॉर्ड के ऊपर जो डिस्कस किया गया और पेरिस अकॉर्ड जो साइन किया गया वो अंडर द लीडरशिप ऑफ ओबामा किया गया। तो बहुत से ऐसे काम थे जो मल्टीलेटरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की बेस के ऊपर ओबामा ने किए थे। फिर आ जाते हैं हमारे ट्रम्प साहब। तो ट्रंप ने क्या किया जी, बैक टू आइसोलेशनिज्म। वो जिस तरीके से उनकी पॉलिसी रही थी 1914 तक, 1824 से ऑनवर्ड 1914 तक जो यूएस आइसोलेशनिज्म में था, अब ट्रंप अगेन ये चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो ग्लोबलाइजेशन है या दुनिया का लीडर बन के यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हमें ये लीडर नहीं बनना चाहिए। तो इसने क्या किया, जो ओबामा की जो पॉलिसीज थी उनको इसने दोबारा ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। जेसीपीओ जो ईरान के साथ डील थी वो ख़त्म की गई, पेरिस अकॉर्ड के ऊपर जो उसने यूएस को डाला था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि इसने एड कट कर दी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूएन की एक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन थी उससे इसने अपने आप को निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से इसने अपने जो रिलेशंस थे यूरोप के, जो इनके अपने एलाइज थे उसके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब किए। तो बहुत सा इस तरीके के इसने जो थे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत ख़राब हो गई। जबकि नेशनल लेवल पे, क्योंकि उसने ये सारे काम अपने मुल्क के जो सिटीजन थे उनको देखते हुए किए थे और वो एक पॉपुलिस्ट लीडर था, तो उनके लिए जो ट्रंप के लिए जो मोहब्बत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दैट वाज द रीज़न जो कि 6 जनवरी का जो एक कैपिटल हिल के ऊपर अटैक भी किया गया इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये हुआ था।
یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریورس آف اوباما لمیٹڈ ملٹیلیٹرلزم، جس میں پیرس اکارڈ سے نکالا گیا خود کو، ایران کی ڈیل ختم کر دی، ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ کے اوپر بات ہو رہی تھی وہ ختم کر دی گئی، نیو ریمنس ٹورڈز دا ٹوٹیلیٹیرین ریجیمز، اس کے اندر اس نے کیا کر رہا تھا، وہ کے ایس اے کے ساتھ اس نے ڈیلز وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مطلب کہ نا وہ زیادہ تر اس طرح کے نارتھ کوریا کے ساتھ جو سوری ان کا کیم کے ساتھ وہ ملا، جو نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس نے کوشش کی کہ ہم آپس میں کوئی بات چیت کر لیں، لیکن وہ بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ چکا۔ پھر آتا ہے جی بائیڈن، تو بائیڈن نے اگین وہ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی ان کو ریوائز کر دیا، جو اوباما تھے وہ ڈیموکریٹس تھے، جو ٹرمپ تھے وہ ریپبلکن تھے، تو اوباما کی جتنی بھی پالیسیز تھیں ان کو ٹرمپ نے ریورس کیا، اب بائیڈن وہ اگین ڈیموکریٹس تھے، تو اس نے دوبارہ وہ جو اوباما والی پالیسیز تھیں ان کو ری انسٹیٹ کیا، اور ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں ان کو ریورس کر دیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، دوبارہ الائنس بلڈنگ کے اوپر آ گیا، ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ ہارش ٹورڈز رشیا، یہ بہت زیادہ ہے، اب جس طریقے سے رشیا نے جب انویڈ کیا ہے تو اس کے بعد تقریباً $40 بلین ٹل ڈیٹ تقریباً یہ یو ایس جو ہے وہ یوکرین کو دے چکا ہے یا اس کو ویپنری پرووائڈ کر چکا ہے۔ پالیسی ٹورڈز جو چائنا ہے وہ اس کی تین فیزز میں ہے، مطلب وہ کمپٹیشن بھی کر رہا ہے، وہ کوپریشن بھی کہیں نہ کہیں کر رہا ہے، اور کنفرنٹیشن بھی کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ ہم دیکھیں گے اپنے انڈو پیسیفک والے لیکچر کے اندر۔ تو یہ تھی یو ایس کی فارن پالیسی، جس کو میں نے کوشش کیا کہ جلدی سے جلدی اس کو جسٹ گو تھرو کیا جائے۔ باقی ان کی جو زیادہ تر پالیسیز ہیں اور پراپر اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے، آئی آر کے اندر جسٹ ہم نے آئیڈیا لینا ہوتا ہے، باقی ہم نے لکھنا تو خود ہی ہوتا ہے۔ تو اوور آل ہوپ فلی آپ کو اس لیکچر سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یو ایس کی جو فارن پالیسی تھی وہ تھرو آؤٹ کس طریقے سے رہی ہے۔ باقی فردر جو اگر آپ نے یو ایس کی فارن پالیسی کمپلیٹ کرنی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کرنی ہے، تو آپ جو بروکنگ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ جا کے آپ یو ایس کی فارن پالیسی لکھیں تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہسٹری ایک سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور فردر میری ابھی نیکسٹ جو ہے یو ایس ہسٹری کی ہی ایک میری سیریز آنے والی ہے، اس کے اندر میں اس کی فارن پالیسی کے ایک ایک پریزیڈنٹ کے اوپر میں بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کروں گا، تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جی۔ ان دا اینڈ آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 380 پلس میری ویڈیوز اس چینل کے اوپر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جن کے اندر آئی آر پیپر 1 پیپر 2 ہیں، اور اس کے علاوہ انگلش ایسے کا پورا ایک کورس پڑا ہے، 15 سے 16 لیکچرز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں لیکن آپ کو بہت فائدہ ہوگا، میری 5 سے 6 سال کی وہ محنت ہے۔ اس کے علاوہ میں تقریباً 40 سے 50 آؤٹ لائنس بنا چکا ہوں، آپ ان کو دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے ایگزامس کے اندر۔ سملرلی کرنٹ افیئر پاکستان افیئرس کے میں جو لیکچرز ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیلی بیسس پہ وہ میں بناتا رہتا ہوں، آپ اسے وزٹ کریں، منتھ وائز ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سبسکرائب کریں جی چینل کو اگر آپ کو یہ بینیفیشل لگے، ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اسٹے ٹیون جی، دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔